ये दोनों ही टोपी की पिटाई का तमाशा देख रहे थे। आगे लेखक कहते हैं कि जब टोपी की पिटाई हो रही थी उसी समय मुन्नी बाबू एक और बात जोड़कर बोले, यानी उसकी तो डांट पड़ी रही थी, इसलिए मुन्नी बाबू ने अपनी गलती भी टोपी के ऊपर डाल दी और उसको फंसाने के लिए वह अपनी माँ से और दादी के सामने बोले कि एक दिन टोपी को उन्होंने यानी मुन्नी बाबू ने रहीम कबाबची की दुकान से कबाब खाते देखा था। कबाब का नाम सुनते ही टोपी की माँ राम दुलारी नफरत से 2 कदम पीछे हट गई। गिन्ना के मतलब नफरत से 2 कदम पीछे हट गई और राम 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 कहने लगी। टोपी मुन्नी बाबू की तरफ देखने लगा, क्योंकि सच्ची बात तो यह थी कि टोपी शुक्ला ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे 1 इकन्नी रिश्वत दी थी ताकि टोपी घर पर उसकी शिकायत न करे। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह शिकायत करने वाला नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई भी बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। टोपी मुन्नी बाबू की ओर देखकर बोला कि क्या उसने टोपी को कबाब खाते देखा था? तो मुन्नी ने फिर से कहा, क्यों, उस दिन नहीं देखा था? इस पर टोपी की दादी सुभद्रा देवी ने मुन्नी बाबू से सवाल किया कि उसने उसी दिन क्यों नहीं बताया। टोपी बस बोलता रह गया कि यह झूठ बोल रहा है, लेकिन टोपी की बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। आगे लेखक कह रहे हैं कि टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता। तो वो कह रहे हैं कि टोपी अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि वह यह साबित कर पाता कि झूठ क्या है और सच क्या है। और सच्ची बात तो यह थी कि वह इतना बड़ा कभी हो ही नहीं सका। उस दिन तो टोपी की इतनी पिटाई हो गई थी कि उसका सारा बदन मतलब शरीर, उसका पूरा शरीर दुख मतलब दर्द कर रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोच रहा था कि अगर एक दिन के लिए वह अपने बड़े भाई से, बड़े भाई कौन, मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो उन्हें वह सबक जरूर सिखाता। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा होना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और हमेशा उनसे छोटा ही रहने वाला था। दूसरे दिन जब टोपी स्कूल गया और स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने उसे पिछले दिन की, यानी जो भी उसके साथ घटित हुआ वो सारी बातें उसने इफ़न को बता दी। दोनों जुग्राफिया का, बच्चों जुग्राफिया का मतलब होता है जियोग्राफी यानी भूगोल का, तो दोनों भूगोल शास्त्र की कक्षा को छोड़कर बाहर निकल गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे, क्योंकि इसका कारण यह था कि टोपी शुक्ला फल के अलावा इफ़न के द्वारा दी गई किसी भी चीज के हाथ नहीं लगाता था और यह बात जो इफ़न है वो जानता था और इसीलिए उसने केवल उसके लिए फल खरीदे थे। आगे वो बातें कर रहे हैं दोनों दोस्त और बातें करते हुए टोपी शुक्ला बड़े भोलेपन से इफ़न से कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे दोनों आपस में अपनी दादी बदल लें। टोपी शुक्ला इफ़न से क्या कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों की दादी है, हम आपस में बदल लें, क्योंकि उसकी जो दादी है उसकी बोली इफ़न के परिवार की तरह ही है। टोपी की इस बात का जवाब देते हुए इफ़न कहता है कि टोपी की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती, उसके अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और अगर उसकी दादी टोपी के घर चली जाएगी तो उसे कहानी कौन सुनाएगा। इफ़न टोपी से पूछता है कि क्या उसकी दादी को 12 बुर्ज और हातिम ताई आदि कहानियाँ आती हैं। टोपी इफ़न के इस तरह के जवाब को सुनकर अंदर से टूट गया, मतलब दुखी हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं इफ़न की दादी
से दादी बदल लूँगा तो शायद मेरे पास भी कोई अपना आ जाएगा, क्योंकि उसकी जो इफ़न की दादी थी वह जैसे इफ़न अपना जो उनका पोता था उसे जैसा दुलार करती थी, वैसा ही दुलार वह टोपी को भी करती थी। इसीलिए वो कह रहा था, दादी बदलने के लिए कहता है, लेकिन जब वह जवाब सुनता है इफ़न का कि वह दादी नहीं बदल सकते तो वो अंदर से दुखी हो जाता है और वह इफ़न से कहने लगा कि क्या वह उसे एक दादी भी नहीं दे सकता। फिर इफ़न टोपी को समझाते हुए कहता है कि जो उसकी दादी है वह उसके अब्बू की अम्मा भी तो है, यानी उसके पिता की माँ भी तो है। यह बात टोपी को समझ में आ गई। फिर इफ़न टोपी से पूछता है कि टोपी की दादी भी तो उसकी दादी की तरह ही बूढ़ी होंगी। टोपी हामी भरता है। इफ़न टोपी को कहता है कि वह चिंता न करे, क्योंकि उसकी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। टोपी कहता है, गुस्से में आकर टोपी कहता है कि उसे पता है कि उसकी दादी नहीं मरेगी। इस पर इफ़न कहता है कि कैसे नहीं मरेगी, क्या उसकी दादी झूठ बोलती है। दोनों दोस्त इसी तरह की बात कर रहे थे। उसी समय इफ़न के यहाँ से उसका नौकर आता है और उसे ये खबर देता है कि इफ़न की दादी का देहांत हो गया है। लेखक ने बताया कि जब नौकर ने आकर इफ़न की दादी के देहांत की सूचना दी तो इफ़न स्कूल से घर चला गया। टोपी स्कूल में अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम की ओर चला गया। वहाँ एक बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठकर बीड़ी पी रहा था। टोपी वहाँ एक कोने में बैठ गया और रोने लगा। शाम को जब वह इफ़न के घर गया तो वहाँ शांति थी। ऐसा नहीं है कि घर में कोई नहीं था, क्योंकि जो घर था वो लोगों से भरा हुआ था। जितने लोग रोज हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए पूरा घर खाली हो चुका था, क्योंकि जबकि जो टोपी था वह दादी का नाम तक नहीं जानता था, परंतु इफ़न की दादी से उसका बहुत गहरा संबंध हो चुका था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ से कभी कोई चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों को नहीं मानता, यानी प्रेम और स्नेह, ये जो अपनापन होता है वह इन बातों का पाबंद नहीं होता है। टोपी और दादी में भी एक ऐसा ही अपनेपन का संबंध स्थापित हो चुका था, जिसे शायद अगर इफ़न के दादा भी जीवित होते तो वो भी नहीं समझ पाते। जैसे कि उसी तरह जैसे टोपी के घर वाले नहीं समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे, क्योंकि दोनों को ही उनके घर में समझने वाला कोई नहीं था। दोनों ने एक दूसरे के अकेलेपन को दूर कर दिया था। एक 72 बरस की वृद्ध महिला थी तो दूसरा 8 साल का छोटा बालक था। टोपी इफ़न को पुरसा देता है। पुरसा देता मतलब सांत्वना देना, सहानुभूति देना। तो जो टोपी शुक्ला है वह जब इफ़न के घर जाता है तो उसे सांत्वना देता हुआ कहता है कि इफ़न की दादी की जगह अगर उसकी दादी मर गई होती तो ठीक हुआ होता। इफ़न ने टोपी की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। असल में इफ़न को टोपी की इस बात का जवाब ही नहीं आता था। फिर दोनों दोस्त चुपचाप बैठकर रोने लगे थे। बच्चों, अब पेज नंबर 38 पर आप पहला आंतरिक प्रश्न नोट कर लें। पहला प्रश्न है, इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को इफ़न के घर का वातावरण कैसा लगा? इसका जो उत्तर है वह आपको इस पेज के अंत में मिल जाएगा कि शाम को जब वह इफ़न के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था, घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे कई ज़्यादा लोग थे, परंतु एक दादी के न रहने पर टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम भी पता नहीं था। तो ये पूरा पैराग्राफ आपके आएगा और इसके अलावा इसका जो दूसरे पेज में ये संबंध हो चुका था, यहाँ तक आप इसका उत्तर नोट कर लीजिए। आगे
अब दृश्य बदल जाता है। अब जो लेखक बता रहे हैं वो समय है जब इफ़न के जो पिता हैं उनका स्थानांतरण हो जाता है, यानी तबादला हो जाता है और वो दूसरे शहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक आगे कहानी को बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को यह कसम खाई कि अब वह किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता ऐसी नौकरी करते हों जिसमें बदली होती रहती है, यानी कि तबादला या स्थानांतरण होता रहता है। 10 अक्टूबर सन 45 का वैसे तो कोई महत्व नहीं है, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में, आत्म इतिहास मतलब उसके जीवन के इतिहास में इस तारीख का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इस तारीख को इफ़न के पिता का तबादला हो गया था और वह तबादला होने पर मुरादाबाद चले गए थे। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद ही इफ़न के पिता की बदली हो गई थी। टोपी दादी के मरने के बाद तो अकेला महसूस कर ही रहा था और अब इफ़न के चले जाने के बाद वह और भी अकेला हो गया था, क्योंकि दूसरे कलेक्टर जो उस बंगले में दूसरे कलेक्टर आए थे उनका नाम था ठाकुर हरिनाम सिंह। तो हरिनाम सिंह के जो 3 लड़के थे उनमें से कोई भी उसका दोस्त नहीं बन सका था। डब्बू जो उनका बेटा था, उनके 3 बेटे थे, डब्बू, बीलू और गुड्डू। जो डब्बू था वो बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था और जो गुड्डू था वो था तो बराबर का ही, लेकिन केवल अंग्रेजी भाषा में ही बोलता था। और उन तीनों को इस बात का एहसास था, यानी इस बात का घमंड था कि वह कलेक्टर के बेटे हैं, इसलिए वह अकड़ कर रहते थे, यानी घमंड में रहते थे और किसी ने भी उससे अपनेपन से बात नहीं की, यानी किसी को भी वो अपने से ऊपर नहीं समझते थे। और यही कारण था कि उनमें से किसी ने भी टोपी को मुंह नहीं लगाया, अर्थात किसी ने भी टोपी के साथ दोस्ती नहीं की थी। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे। जो माली और चपरासी हैं वो टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला आया। जब दूसरे कलेक्टर वहाँ रहने आए तो एक दिन जो टोपी शुक्ला है वह उनके बंगले में चला गया। बंगले के माली और जो वहाँ के चपरासी थे वो टोपी को पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे बंगले में आने से नहीं रोका। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने गेंद को हिट किया, यानी गेंद को जोर से उछाला बल्ले से। गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर जैसे ही हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। जैसे ही गेंद टोपी के हाथों में आई, वैसे ही गेंद करने वाला गुड्डू चिल्लाया, हाउस दैट। हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी, क्योंकि उस बेचारे को अब तक सिर्फ यही समझ में आ सका था कि जब हाउस दैट का शोर होता है तब उंगली उठा देनी चाहिए। टोपी को देखकर डब्बू ने सवाल किया कि तुम कौन हो? डब्बू के इस सवाल पर टोपी ने जवाब दिया और अपना पूरा नाम बताया कि वह बलभद्र नारायण शुक्ला है। फिर गुड्डू ने सवाल किया कि उसके पिता का नाम क्या है, तो टोपी ने बताया कि उसके पिता का नाम भृगु नारायण शर्मा है। बीलू ने अंपायर बने हेड चपरासी को आवाज़ दी और उससे पूछा कि यह भृगु नारायण कौन है, क्या वो उनके चपरासियों में से एक हैं? तो अंपायर बने हेड चपरासी ने बीलू के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भृगु नारायण उनका कोई चपरासी नहीं है, वह तो शहर के प्रसिद्ध डाकदर हैं। बच्चे यहाँ डाकदर का मतलब है डॉक्टर, आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं कि वह तो शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। डब्बू माली के डॉक्टर शब्द को सही करता हुआ पूछता है कि क्या वह डॉक्टर कहना चाहता है, तो हेड माली हामी भरता है। उसे उनके साथ रहते हुए इतनी अंग्रेजी तो आ ही गई थी। बीलू टोपी को देखकर कहता है कि वह बहुत क्लमजी यानी भद्दा दिख रहा है। टोपी यह सुनकर घमंड के साथ बोलता है कि वह अपनी जबान संभाल कर बात करे।
अगर उसने उन्हें एक थप्पड़ मार दिया तो वे नाचने लगेंगे। इतना सुनते ही बीलू ने टोपी पर हाथ चला दिया, टोपी गिर गया। फिर टोपी उसे बड़बड़ाता हुआ वहां से उठा, लेकिन हेड माली उनकी लड़ाई को खत्म करने के लिए बीच में आ गए। इतने में डब्बू ने अपने अल्सेशियन कुत्ते को आवाज देकर टोपी के पीछे छोड़ दिया। लेखक कह रहे हैं कि जब डब्बू ने अपने अल्सेशियन कुत्ते को आवाज देकर टोपी के पीछे छोड़ दिया तो कुत्ते ने टोपी को काट लिया, और फिर जब टोपी के पेट में 7 सुइयां चुभाई गईं, यानी उसे जब 7 सुइयां पेट में लगी, तब टोपी के होश ठिकाने आए और फिर कभी उसने कलेक्टर के बंगले की तरफ रुख नहीं किया, अर्थात वो इसके बाद कभी कलेक्टर के बंगले की तरफ नहीं गया। परंतु अब प्रश्न यह खड़ा हो गया कि आखिर वह करे तो क्या करे, क्योंकि अब न तो इफ़न रहा, न दादी रही, और न ही उसका ऐसा कोई दोस्त था जो उसे समझता था, और न ही उसके परिवार के जो सदस्य थे वो ही उसे समझते थे। इसलिए अब टोपी अकेला हो गया था। इसलिए अब वह ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि अब न तो इफ़न था और न ही उसकी इफ़न की दादी थी जो उसे समझ सके। घर में ले देकर एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसके दुख दर्द को समझती थी। इसलिए अब वह ज़्यादातर समय सीता, जो उनकी बुजुर्ग नौकरानी थी, उनके साथ ही गुजारने लगा, और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा और भी छोटी हो गई। यहाँ आत्मा छोटी होने से मतलब है कि घर के जो और सदस्य थे वो उसे पहले से ही दबाते रहते थे, कोई भी उसकी बात नहीं मानता था, कोई उसे समझता नहीं था। लेकिन जब वह अपनी बूढ़ी नौकरानी सीता के साथ ज़्यादातर समय उसके साथ बिताने लगा तो वह और ज़्यादा दब्बू हो गया था, क्योंकि सीता को घर के सभी छोटे बड़े लोग डांट लिया करते थे और टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े लोग डांट लिया करते थे। तो दोनों की स्थिति एक जैसी थी, इसलिए दोनों में ही अपनेपन की भावना आ गई थी। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव की बराबरी करने पर, बच्चों यहाँ शब्द आया दाज करने पर, दाज का अर्थ होता है बराबरी करना। तो एक बार जब मुन्नी बाबू और भैरव की वो बराबरी कर रहा था तो उस बराबरी करने के कारण टोपी बहुत पिटा। तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया कि वह इस तरह से किसी की बराबरी करने की कोशिश न किया करे। लेखक आगे कह रहे हैं कि सीता टोपी को इसलिए समझा रही थी क्योंकि बात यह हुई थी कि ठंड के यानी सर्दी के दिन थे, जाड़े का समय था यानी सर्दी के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया था और भैरव के लिए भी नया कोट बना था, लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट मिला था। दोनों भाइयों के लिए नए कोट के कपड़े मंगवाए गए थे, लेकिन टोपी शुक्ला को उसके बड़े भाई का पुराना कोट दे दिया गया था, क्योंकि वह कोट था तो नया ही, क्योंकि जब वह बनाया गया था तो जब वो कोट बनाया तो वो कोट मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया, और इसीलिए परिवार वालों ने ये सोचा कि मुन्नी बाबू का ये कोट टोपी पहन लेगा और मुन्नी बाबू के लिए नया कोट बनवा देंगे। लेकिन यह बात टोपी शुक्ला को पसंद नहीं आई, क्योंकि उसे वह कोट मुन्नी बाबू की उतरन लगा, क्योंकि बना तो उनके लिए ही था और फिर बाद में उनको दे दिया गया था। भले ही वह उसे न पहनते हो, लेकिन था तो उन्हीं का, था तो उन्हीं की उतरन। टोपी को ये बात पसंद नहीं आई और इसीलिए उसने उसी वक्त वह कोट दूसरी जो उनके घर में नौकरानी थी केतकी, उसके बेटे को दे दिया। नौकरानी का बेटा बहुत खुश हो गया। अब नौकरानी के बच्चे को दी हुई चीज वापस तो नहीं ली जा सकती थी, इसलिए परिवार वालों ने ये तय किया कि इस बार टोपी शुक्ला के लिए कोई भी नया गरम कोट या कुछ भी बनाया नहीं जाएगा। वह इसी तरह से सर्दी में परेशान रहेगा, वह जाड़ा खाएगा, यानी वह इसी तरह से परेशान रहेगा। टोपी छोटा था, उसे इतनी समझ नहीं थी, तो वह जाड़ा खाने का अर्थ समझ नहीं पाया, इसलिए भोलेपन में उसने कह दिया कि वह कोई जाड़ा ओड़ा नहीं खाएगा, वो तो भात खाएगा।
इस पर टोपी की जो दादी है सुभद्रा देवी, वह बोली कि तुम जूते खाओगे। टोपी उनकी इस बात पर भी झट से बोल पड़ा कि आपको क्या इतना भी नहीं पता कि जूता खाया नहीं जाता है, जूता तो पहना जाता है। टोपी के इस तरह बोलने पर मुन्नी बाबू गुस्से से टोपी को डांटते हुए बोले कि क्या वह दादी का इस तरह से अपमान क्यों कर रहा है। इस पर भी टोपी उल्टा जवाब देता है और बोलता है कि वह क्या करे, तो क्या वह उनकी पूजा करे। यह सुनते ही दादी ने बहुत अधिक शोर मचाना शुरू कर दिया और टोपी की माँ जो थी राम दुलारी, उन्होंने टोपी को पीटना शुरू कर दिया।